हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। शेम गोइयां खत्म हो गई, अफवाहें दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज हुकूमत के खात्मे का इब्तिदाई प्लान दे दिया है। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करने से पहले घर चली जाएगी। इससे पहले वज़ीर आज़म ने 14 अगस्त को हुकूमत के खात्मे का इशारा दिया था, लेकिन इसकी मंजूरी सदर ने देनी है और इस वक्त ऐवान सदर में हुकूमती इत्तेहाद के मुखालिफ आरिफ अलवी बैठे हुए हैं। तो क्या वो बिला झिझक बगैर किसी रोक टोक के आसानी के साथ असम्बली तहलील कर देंगे वक्त से पहले? आज वज़ीर दिफा ने एक नया इंकशाफ किया है कि जजेस तो नवाज शरीफ को एक टर्म के लिए नाअहल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि उन्हें ताहयात नाअहल करें। अब ये हिदायत किसकी जानिब से दी गई हैं? अगर हुकूमत के पास इस बात का ठोस सबूत मौजूद है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेते? हुकूमत भी तो अभी आपकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जंग अखबार की खबर के मुताबिक परवेज़ खटक PTI और उसकी क़यादत पर कब्ज़े की प्लानिंग कर रहे हैं। वो ये कैसे करेंगे, ऐसा मुमकिन भी कैसे है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मुझे अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडाट के चीफ़ हैं ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और स्टूडियो में मेरे साथ जहांगीर जदून साहब फॉर्मर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में साथ होने के लिए। सबसे पहले जदून साहब, ज़रा आपसे सर बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, पहले तो वो कह रहे थे कि 14 अगस्त को असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी और फिर उसके बाद वो चले जाएंगे, और मुद्दत पूरी होने के बाद वो 60 डेज़ का टर्न्योर होता है जिसमें आपको इलेक्शंस करवाने होते हैं। लेकिन अगर एक दिन पहले भी असम्बली की मुद्दत खत्म हो जाती है तो फिर आपको 90 डेज़ पे जाना जो होता है। तो सर ये वैसे वो इस एक महीने में मतलब 30 डेज़ में ऐसा क्या कर लेंगे जो 60 दिन में नहीं हो रहा होगा? मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि इलेक्शन की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो बेसिकली तो अब यहाँ पे देखें तो चीज़ें बहुत अनसर्टन है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी किसी वक्त होता है, लेकिन आज जो उन्होंने सियालकोट के अंदर कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम मुद्दत से पहले चले जाएंगे। अब मुद्दत से पहले का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन पहले आते हैं, 4 दिन पहले आते हैं, 1 हफ्ता पहले आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली पहले भी ये कंसेंसस था कि हो सकता है कि 8 जो है अगस्त तक ये असम्बली जो डिसोलेशन की एडवाइस भेज दें प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जो है फिर वो एडवाइस अगर एक्सेप्ट कर लेंगे होपफुली, तो असम्बली डिज़ाल्व होती हैं, तो फिर वो 90 डेज़ मतलब एक इलेक्शन का एक मंथ आपको ज़्यादा मिल जाता है। 60 डेज़ अगर वैसे तो इलेक्शन कमीशन मस्ट बी रेडी फॉर द इलेक्शन बिकॉज मैंडेट हैज़ बीन, अभी तो अमेंडमेंट करके उसको इलेक्शन की डेट का स्केड्यूल को एवरीथिंग इज लाइंग विद द इलेक्शन कमीशन। बजट का भी देयर इज नो इशू ऑन द बजट एज वेल। और सर पंजाब के इलेक्शंस को भी तो इसीलिए खींचा गया था ना कि तमाम इलेक्शन एक साथ करवाएंगे। जी एक साथ करवाएंगे, तो उसके लिए तो रेडी होना चाहिए था। लेकिन अब हुकूमत मजीद टाइम गेन करना चाहती है। अहमद बिलाल साहब, सर अपनी मुद्दत पूरी नहीं करना चाहती है, मुकम्मल वक्त होने से 2 दिन पहले असेंबली तहलील करने की बात हो रही है। वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है, तो सर ये हुकूमत उससे हासिल क्या कर लेगी वैसे? नहीं से जैसे अभी जदून साहब ने फरमाया है, ये बिल्कुल 1 महीना मजीद गेन कर लेंगे ताकि अपनी इलेक्शनरिंग के लिए कुछ मजीद वक्त मिल जाए। ये तो किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सवाबदीद होती है। अब ये चूँकि आइन के अंदर उनको ये इख्तियार है कि वो किस वक्त उसे डिज़ोल्व कर दें, तो ये डिज़ोल्व कर सकते हैं ताकि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। अगर वो मुख्तसर कैंपेन चाहते हैं तो फिर वो असम्बली की मुद्दत को पूरी होने दें ताकि 60 दिन में इलेक्शन हो जाए। लेकिन उस सूरत में उन्हें थोड़ी सी इत्तफाक राय सूबों से भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं ना कि तमाम सूबों के इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं। तो सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान को भी फिर उसी टाइम पर डिज़ोल्व करनी पड़ेगी असम्बली। अगर वो डट जाए और वो कहें कि हम तो डिज़ोल्व नहीं करते और हम तो आखिरी मुद्दत पे अपनी मुद्दत पे ही इसको डिज़ोल्व होने देंगे, तो फिर वो 60 दिन में उनके इलेक्शन होंगे, इनके 90 दिन पे होंगे। लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उसको एडजस्ट कर ले फिर, क्योंकि 60 दिन और 90 दिन के दरमियान वही फैसला कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये चूँकि आइन के अंदर है और एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर 60 दिन में इलेक्शन हो जाए या 90 दिन में हो जाए, इलेक्शन हो जाए और फ्री एंड फेयर हो, ये बहुत अहम बात है। अहमद साहब, नई मर्दमशुमारी सर हो चुकी है, लेकिन एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि नई मर्दमशुमारी के तहत जो है वो इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते क्योंकि उसके लिए फिर मजीद और टाइम चाहिए। तो सर जो पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन हो सकते हैं, आइन और कानून क्या कहता है इस बारे में? देखिए, आपके पास जो 2 बुलंद पाया
माहिरीन कानून मौजूद हैं, उनके सामने मेरा कानून के ऊपर बात करना कुछ है, लेकिन मैं अपनी एज ए ले मैन जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बता देता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि चूंकि मरदमशुमारी के नतायज एक तो अभी नोटिफाई नहीं हुए, जब तक वो ऑफिशियली नोटिफाई ना हो जाए उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। और ये राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि वो तो नोटिफाई नहीं करेंगे। अगर वो नोटिफाई नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। नोटिफाई करने के बाद भी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आइन के आर्टिकल 51(3) जिसके अंदर एक टेबल दिया हुआ है और उसके अंदर कौमी असम्बली के नशिस्तों की सूबों में तकसीम की गई है मरदमशुमारी और आबादी के मुताबिक, उसको भी तब्दील करना पड़ेगा। और आईनी तरमीम के लिए हमारे पास तो इस वक्त नंबर्स मौजूद नहीं है, तो आईनी तरमीम हो नहीं सकती। और सर जो इत्तेहादी हैं वो भी तो अग्री नहीं है ना। जो MQM है उनका तो पहले एहतजाज ही इस बात पर था कि मरदमशुमारी जो 2017 वाली हुई थी वो दुरुस्त नहीं हुई थी। तो सर अगर अभी इत्तेहादी मानते नहीं है तो फिर हुकूमत के पास फिर कोई और ऑप्शन होगा? नहीं, इस वक्त मसला ये है ना कि अगर ये सारी मरदमशुमारी करवा तो ली गई, लेकिन ये तो मालूम नहीं था कि PTI के मेंबर्स असम्बली से वॉकआउट कर जाएंगे, रिजाइन कर जाएंगे, और फिर इतनी तादाद ही मुयस्सर नहीं होगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकें। तो फिर जाहिर है आप तो हुकूमत के पास या किसी के पास भी कोई रास्ता नहीं रह गया कि वो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही काम करें। और फिर ये भी तो एक हकीकत है कि 2023 की मरदमशुमारी भी कहाँ से एग्रीड है, उसके ऊपर भी बहुत से एतराज़ात उठाए हुए हैं, MQM ने भी उठाए हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उठाए हैं, तो उसके ऊपर भी कोई इत्तफाक कराए तो नहीं है। जी ठीक सर, अगले महीने निगरां सेटअप आ जाएगा, उनके पास ये इख्तियार होगा कि ये जो नई मरदमशुमारी हुई है इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, तो उनके पास इख्तियार होगा, वो जारी कर सकते हैं ये नोटिफिकेशन? अब मेरा ख्याल तो ये है कि वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके पास ये इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन जारी कर दें और उससे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग भी बुला लें और उससे भी अप्रूव करा लें। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से करेंगे? आर्टिकल 51(3) में वो तो फिर भी रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए ये आप कानूनी माहिरीन जो दो बैठे हुए आपके साथ, इनसे पूछिएगा। लेकिन मेरी दानिश में तो आर्टिकल 51(3) की तरमीम ना हो तो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल साहब। प्रोग्राम जो थे ऑब्वियसली मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं तो इनसे ये तमाम सवालात उठाऊंगे, लेकिन उससे पहले कंवर दिलशाद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। सर, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आप रहे हैं, ज़रा ये मुझे ये 60 दिन और 90 दिन का ये फार्मूला, ये कुलिया ज़रा इसको हल कर दीजिएगा कि हुकूमत ऐसा क्या हासिल कर लेगी अगर ये जल्दी तहलील कर देते हैं असेंबलीज और फिर ये 90 डेज का इनको मार्जिन मिल जाता है। तो सर ये क्या क्या ऐसा हासिल करना चाह रहे हैं जो 60 रोज में नहीं मिल सकता? नहीं, सबसे पहली बात ये ठीक है, ये वफाकी हुकूमत का ये बाकायदा सवाबीदी इख्तियारात हैं कि वो कौमी असम्बली को और सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली को कबल वक्त तहलील कर सकते हैं। अगर वो कबल वक्त तहरीर करें, 1 हफ्ते पहले कर दें, 3 दिन पहले कर दें, तो फिर हमारे आइन के आर्टिकल 224 के तहत वो फिर 90 दिन में इंतखाबात करना होते हैं। और 90 दिन की जो सहूलत हासिल करना चाहते हैं उसमें पार्लियामानी बोर्ड है, उन्होंने टिकट तकसीम करने हैं, अवार्ड करने हैं, और उसके कागजात नामजदगी के लिए इनके पास उम्मीदवारों की लिस्ट लगी हुई है। तो सारा उसके 90 दिन का अच्छा खासा इनके पास टाइम मिल जाएगा। उसलिए उनका अपना मफाद ये है। जहाँ तक इलेक्शन और सर सदर की मंजूरी की क्या अहमियत है? उनकी है कि ज़ाहिर है कि सूबाई वफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी तो जो सियासी जमातें जो हैं उनको अपने कागजात नामजदगी में जो उम्मीदवार खड़े करने, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करना, पार्लियामानी बोर्ड के इजलास होना, उनमें सहूलत मिल जाएगी, वक्त मिल जाएगा। इसलिए वो 90 दिन का चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन फिर पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचेगा। कुछ नहीं होता है कि एक तकरीबन 15 लाख स्टाफ है। सदर साहब की मंजूरी जरूरी नहीं है सर असेंबली को टाइम से पहले डिसॉल्व करने के लिए? नहीं, जो ठीक है, अपने कबल वक्त असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, इनके पास इख्तियारात हैं। लेकिन मसला ये होता है फिर 90 दिन के बाद इंतखाबात होंगे, और जो 90 दिन के इंतखाबात में इलेक्शन। सर ये तो बताइए, सदर की मंजूरी की जरूरत नहीं है? सर पिछले दिनों अदम एतमाद के बाद जो सारा प्रोसेस हुआ था उसमें इमरान खान के पास से असेंबली से लेटर ले लेके बार बार सदर साहब के पास जा रहे थे। तो यहाँ पर अगर असेंबली डिसॉल्व करते हैं 1 घंटा पहले भी करते हैं तो क्या सदर साहब की मंजूरी की जरूरत नहीं है? नहीं, इलेक्शन एक्ट जो तरमीम आई है सेक्शन 57 में, उसमें तरमीम कर दी गई है कि ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। अब वो सदर से मशावरत करना या सदर से तारीख लेना
वो उसमें से हज़फ कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अब पूरे इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हैं कि वो इलेक्शन की तारीख भी देंगे और इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी करेंगे। और इसी तरह कंवर साहब, मैं असेंबली की, मैं इलेक्शंस की तारीख की बात नहीं कर रही हूँ, मैं असेंबली डिसॉल्व करने की बात कर रही हूँ कि अगर हुकूमत असेंबली डिसॉल्व करती है तो क्या सदर साहब के पास मंजूरी के लिए लेटर नहीं जाएगा? उनकी मंजूरी की कोई जरूरत नहीं होती, मैं ये पूछ रही हूँ। और जदून साहब कह रहे हैं ये जरूरी है, जाएगा उनके पास नोटिफिकेशन के लिए। जरूरी नहीं है। यही तो भाई आपके लोग दाएं बाएं लोग, हमारे दोस्त बैठे हुए जहांगीर जदून साहब, वो भी आपको इस मामले में गाइड कर देंगे। लेकिन जहां तक हमारे जब मालूमात है, जो आर्टिकल 58(2) है, नॉट बी नहीं, आर्टिकल 58(2) उसमें लिखा हुआ कि जब असेंबली अपनी मदद पूरी कर ले तो इसके बाद वो असेंबली तहलील हो जाएगी। लेकिन अगर कबल असेंबली मुद्दत ही तो पूरी नहीं कर रही, यही तो सवाल कर रही हूँ ना मैं आपसे, मुद्दत ही तो पूरी नहीं कर रही सर, 2 दिन पहले वो डिसॉल्व कर रहे हैं तो फिर सदर साहब के पास जाना जरूरी है। रिजोल्यूशन होती है प्रेसिडेंट की उनकी मंजूरी के बाद ही असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर हैज टू एडवाइज द प्रेसिडेंट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ दिस। जी कंवर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मेरी बात मैं दोस्त जहांगीर जदून साहब ही आपको गाइड कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो सदर के पास प्राइम मिनिस्टर के पास एडवाइस भेजेगा, वो कहेगा जी मैं असेंबली को डिसॉल्व कर दी जाए, तो वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बाउंड है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की असेंबली पर एक्सेप्ट करना। वो ना एक्सेप्ट करें तो 48 घंटे में खुद ब खुद असेंबली तहलील हो जाएगी। तो प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो मंजूरी दे देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं देते तो 48 घंटे में खुद ब खुद असेंबली अगर वो नहीं देते मंजूरी तो फिर तो ये टाइम ही पूरा हो जाएगा अगर वो डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जदून साहब ऐसा ही है ना? जी नहीं, मेरे ख्याल में उनको क्या इसमें है कि वो नहीं देंगे, तो कोई ऐसा रीजन नहीं है। वो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर जो भी आएगी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं जी, क्यों नहीं करेंगे? इससे पहले जितनी भी चीजें होती रही हैं तो वो सदर साहब हमेशा उन्होंने नोटिफिकेशंस रोके रखे हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में रोके, लेकिन अदरवाइज वो स्मूथली आप सारा काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये कहिए कि क्या इलेक्शन कमीशन पर लाजिम हो जाएगा कि वो इंतखाबात 60 दिन के बजाय 90 दिन के अंदर ही करवाए, या फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास इस्तेहकाक होगा कि वो चाहे तो 60 दिन के अंदर करवा सकती है, या फिर जो आइन में मुद्दत दी हुई है असेंबली डिसॉल्व करने की उसमें करवाएगी? देखें तो अभी मैं करूँ, दिलशाद साहब ने कहा अगर असेंबली इटसेल्फ आपकी जो लाइफ मुकम्मल करती है, टेंडर मुकम्मल करती है, तो फिर तो 60 डेज के अंदर इलेक्शन कमीशन उसके अंदर देखें ना, उसका स्केड्यूल देना है, नॉमिनेशन पेपर है, फिर उनके अंदर अपीलें जानी है, फाइनल काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इसलिए तो ये चाह रहे हैं कि 2-4 दिन अगर पहले अगली सूरत में अगर तहलील हो जाती है तो फिर उसके बाद कोई बॉन्डिंग है कि 90 डेज मैक्सिमम 90 डेज है। ठीक है, 90 डेज का मतलब है 90 डेज के अंदर आपने कंप्लीट कराना है। यानी इलेक्शन कमीशन करवा सकता है, बाउंड्री नहीं है ना कि आपने 90 डेज में ही करवाना है। वो तो एक अपर लिमिट आपको दे रहा है कि विद इन 90 डेज आपने इलेक्शन मुकम्मल कराना है। हाँ, यानी 60 डेज में भी करवाए जा सकते हैं, करवाए जा सकते हैं 60 डेज में, लेकिन इलेक्शन 90 डेज के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाने हैं। जी, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो तो आपको एक एक्स्ट्रा 1 मंथ मिल जाता है। हाँ। तो इलेक्शन कमीशन के पास टाइम होता है। फिर हुकूमत किस बात पे इतनी पुरुम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके मुताबिक ही फिर 90 डेज में जाएगा, यानी कि नवंबर में इलेक्शन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है टू मेक द इलेक्शन ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। तो एक इलेक्टेड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो चाहती हैं हमें टाइम जाए इलेक्शन के लिए, तो इलेक्शन कैंपेन भी उन्होंने करनी है ना। जी सर, तो इलेक्शन कैंपेन के लिए वो अपनी स्ट्रेटजी सोच रहे हैं, लेकिन वो इस चीज पे इतने पुरुम्मीद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन्हीं की सुनते हुए जाएगा आगे। उन्हीं के इलेक्शन कमीशन देखें ना, एक पब्लिक इंटरेस्ट में फैसला करना होता है ना। इलेक्शन कमीशन कोई इनका कोई जाती घर का मामला तो नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन ने भी देखना है कि पाकिस्तान की इतनी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब इतने 10-15 करोड़ बंदों ने अगर वोट करना है तो वो 10 दिन बाद होगा तो क्या फर्क? फारूक सत्तार साहब भी साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर। आजम कह रहे हैं असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, एमकेएम मानेगी इस फैसले को? देखिए, जो इक़दाम अगर आइन के मुताबिक किया जा रहा है और जो भी हुकूमत में लोग हैं, अगर वो ये फैसला करते हैं कि हमें 3 माह के लिए केयर टेकर को मौका देना चाहिए ताकि उसमें इलेक्शन की सही तरीके से तैयारी की जा सके, और काश और अल्लाह करे कि जो हमारा मुतालबा ख्वाहिश भी और देरी ना, कि इस मरतबा कराची को भी तन्हा ना छोड़ा जाए बल्कि उसे भी इंतखाबी अमल में पूरी तरह से शामिल किया जाए, और उसकी जो बुनियादी महरूमी है उसका हक है कि उसकी आबादी को सही गिना जाए, सही शुमार किया जाए, और उस बुनियाद पर नई हल्का बंदियाँ हो जाएं, और उस बुनियाद पर जो हमारी नुमाइंदगी कम हो जाती है, आबादी कम हो जाती है, चुरा ली जाती, छुपा ली जाती, लापता कर दी जाती, वो सारी चीजें भी ठीक, मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई, शफाफ हो गई, तो इंतखाबात भी शफाफ होंगे। वरना अगर शफाफ मरदमशुमारी नहीं तो जो इंतखाबात कम अज कम कराची के लिए तो
वैसे ही गैर शफाफ होते हैं, वैसे ही इनके हक को छीना जाता है और वो फिर नुमाइंदगी नहीं मिलती, फंड्स नहीं मिलते। नहीं, वफाकी हुकूमत तो सर 2017 की जो मरदमशुमारी थी उस पर जो इलेक्शंस का ऐलान कर रही है वफाकी हुकूमत, तो MQM को तो तहफुजात है ना उस पर, तो अब आप लोगों की जानिब से क्या किया जाएगा? जी जी, देखिए जो करेंगे वो तो हम करेंगे, ठीक है ना, वो तो हमारी हिकमत अमली बन रही है और बनेगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन शोर तो मचाएंगे और इतनी आसानी से इनको ये जो मरदमशुमारी में अरबों रुपए खर्च किए गए हैं और इसी उस पे कि शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे, जब 2017 की मरदमशुमारी में हमने सबूत व शवाहिद के साथ खामियां गिनवाई थी तो थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए कहा गया था। वो थर्ड पार्टी ऑडिट जब PTI और MQM की हुकूमत बनी थी, मैंने भी उसको उनके PTM की गवर्नमेंट ने और वो जल्दी कराई। तो जल्दी कराने का मकसद ये था, फिर आईन का भी बुनियादी तकाजा है कि अगर मरदमशुमारी हो जाए नहीं तो फिर उस मरदमशुमारी के मुताबिक फारूक भाई, शोर करने से क्या हासिल कर लेंगे सर? वजह क्या लगती है आपको, हुकूमत ने क्यों किया ये फैसला? देखिए, PMLN कम से कम MQM के मौक़िफ़ को 100% दुरुस्त समझती और उसकी हिमायत भी करती और इसीलिए उसने जो सेंसस कमीशन का पूरा एक निज़ाम था उसमें MQM की जायज़ बातों को वहां पहुंचाकर इस बात को इंश्योर किया कि जो 7 अप्रैल को 1,40,00,000 की आबादी शो की गई थी वो गलत थी। और जब स्पेशल टीमें 30-40 टीमें उतरी इस्लामाबाद से और उन्होंने 32,000 इमारतों, 4,000 कच्ची आबादियों, सैकड़ों नई बस्तियों, पहाड़ी इलाकों जहाँ जहाँ गिनी नहीं की थी वहां जब गिना 50 लाख तो वहां बाजियाब हुई और 1,91 तक आ गई, आपके इल्म में है। फिर दुरुस्तगी और जो है वो वेरिफिकेशन का तस्दीक का अमल शुरू हुआ। तो उसमें भी मुझे उम्मीद है कि एक रीजनेबल और एक रिस्पेक्टेबल फिगर जो है वो मुझे उम्मीद है कि अगर ये ऐलान हो जाए तो कराची की नुमाइंदगी में जो सीटों में नुमाया इजाफा होगा। अब उस हल्का बंदियों में जो टाइम है ना, ये बहाना है। नहीं, ये बहाने बनाए क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? अब ये बड़ी जमातों का फिर खेल शुरू हो गया है, वो है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लगता है कि मुकमुका होगा और सिर्फ इख्तलाफ वजारत उज़्मा पर लग रहा है कि भाई बिलावल बनेंगे या कौन बनेगा। बाकी तो मुझे लगता है इनको पता है कि शायद PTI को लिटा दिया है, PTI लेट गई है, तो अब जो है वो अब हम आराम से जो है पाला मार लेंगे, वो ये सोच रहे हैं। लेकिन वो किसकी कीमत पर? छोटे मतलब जो रीजनल उमंग है ना, इलाकाई उमंग है, जैसे MQM एक जमात है जो सिंध के शहरों से उसको फिर कुचलने की तैयारी है, उनको नजरअंदाज करके सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए फिर इलेक्शन लड़ने की तैयारी है कि ऐसे में इलेक्शन लड़ लो तो शायद हम जीत जाएंगे, अगर इसमें ताखीर मतलब ये वो सारी बातें हैं। अब मेरे ख्याल में ये कराची के सिंध के शहरों में रहने वालों को काबिल कबूल नहीं होगा। सत्तार साहब, राना अंसार साहिबा के हवाले से मैंने आपसे बात करनी, लेकिन जदून साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे आपकी बात में। जी सर, टू क्लैरिफाई वन थिंग कि जो आर्टिकल 5 है ना, जिसके अंदर डिसोल्यूशन होनी है, उसमें इफ द प्रेसिडेंट नॉट अप्रूव इट विल बी डिसॉल्व ऑटोमेटिकली विद इन 48 आवर्स। ओके जी जी, तो उसके लिए फिर इनको और ज्यादा पहले भेजना पड़ेगा? 2 दिन 3 दिन भेज सकते हैं। 48 के अंदर विद इन द 48 आवर्स जो है ना वो अगर वो अप्रूव नहीं करते हैं तो असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर डिसॉल्व करने की समरी वजीर सदर साहब को भिजवा दी गई, ठीक है। अच्छा फारूक सत्तार साहब, ये फरमाइएगा सर, सिंध में ऑपोजिशन लीडर का फैसला होने जा रहा है, आप लोगों की तरफ से राना अंसार साहिबा का नाम दिया गया है और GDA वो मुखालिफत कर रही है, तो फिर अब कैसे बनाएंगे अपना ऑपोजिशन लीडर? GDA और हमारा जो है ना एक दूसरे के साथ आगे साथ चलना लाजिम और मलज़ूम है। बहुत सारे इक़्तिदार मुश्तरक, वो मुखालफत कर रहे हैं, ये आर्जी और वक्ती है इंशाल्लाह ताला। ये क्योंकि उन्हें कुछ हमारे हमसे शिकायतें थी, कुछ हमें इनसे शिकायत थी, अगर इस पे इख्तलाफ है तो इसको हम एड्रेस करेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे। सही, ठीक है, आप कह रहे हैं GDA को मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फारूक सत्तार साहब साथ मौजूद हैं। जदून साहब, सर एडवोकेट जनरल के ओहदे से आपने अब जाती वजूहात कहकर इस्तीफा दे दिया और आपने एक जगह ये बात की है कि आपको लगा है कि शायद आइंदा आने वाले जो हालात हैं उसमें हुकूमत की तवक्कात पर आप पूरा नहीं उतर सकेंगे। आपने कहा है कि आप मेरिट के हिसाब से मुकदमात को देखते हैं और किसी की ख्वाहिश पर नहीं चल सकते। तो सर क्या किसी केस में क्या हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर वगैरह था कि आपने ये करना है या ये नहीं करना? क्योंकि आप वफाक की तरफ से इमरान खान साहब के केसेस देखते रहे ना। नहीं देखें, वो ये तो पर्सनल वैसे इशू विल कम टू द नेशनल इशू, तो मेरा जाती कोई मामला है, इसको तो डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई इस तरह का प्रेशर नहीं था। मैंने अपनी आपने डिस्कस किया, आपका कमेंट है उसी को ही मैं मेरा कमेंट शुरू होगा। देखिए, आप जरूरी नहीं है कि हर वकील हर बंदे की ख्वाहिश माने, मेरी अपनी डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकती है ना, तो ये तो आपको एक टॉलरेंस का लेवल है, डेमोक्रेसी है, हो सकता नहीं तो मैं हर बात हर बंदे की मानूं। वकील का ये मतलब कोई ऐसी बात की गई क्या? नहीं, देखें मुख्तलिफ चीजें आती हैं जिसमें मेरी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, तो ये मेरा इंडिपेंडेंट माइंड में अप्लाई करता हूँ। हो सकता है एक बंदा कहता है मुझे अपील करो, मैं कहता हूँ इस केस में अपील नहीं बनती, तो मैं नहीं करता।
करता हूँ अपील। वो कहता है नहीं करनी, मैंने कहा तो मैं तो नहीं करता, आप करा लें फिर। तो सर मामला इस हद तक इस क्रोशल लेवल तक चले गए कि आपने फिर ये फैसला कर लिया कि आप साथ ही नहीं चल सकते? नहीं, देखें एक क्लाइंट जो होता है ना, उसका राइट होता है कि वो वकील चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो मेरा भी ये फंडामेंटल राइट है कि अगर मैं किसी के साथ समझता हूँ कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई कैन गो। सर ये किस केस में मामला इस हद तक चला? कोई पर्टिकुलर केस नहीं, कोई भी केस नहीं है। देखिए ना, अब आगे तो एक तो इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली है, उनको अपना हो सकता है कोई चाहिए, तो हम तो देखें ना तो गवर्नमेंट में हम देखो ना, वकील का मतलब होता है कि ये नहीं मतलब होता कि आप जो भी क्लाइंट इंस्ट्रक्शन है उसके बाद गवर्नमेंट को कोई इशू, क्योंकि आपने कहा कि क्लाइंट की अपनी सवाबदीद होती है कि वो चेंज कर ले, तो क्या ऐसा माहौल बन रहा था कि आपको लगा पहले आप खुद ही रास्ते अलग? देखिए, हमने कहा मेरी तो प्रैक्टिस सफर कर रही थी, दूसरा मैंने कहा जी गवर्नमेंट लेट द गवर्नमेंट टेक समबडी एल्स। ठीक है, वो तो इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर बेसिकली इशू है कि यहाँ के जो प्रोसिक्यूटर जनरल कोई नहीं है और प्रोसिक्यूशन का कोई अभी तक एक्ट ही नहीं बना हुआ, तो इसमें थोड़ी सी फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात को आती है कि एडवोकेट जनरल को प्रोसिक्यूशन करनी पड़ती है, और यहाँ पे कोई बंदा दूसरा है भी नहीं, एक ही ओनली वन एडवोकेट जनरल होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर सारा प्रॉपर तसल्ली से। बतौर विफाक का नुमाइंदा आपने खान साहब के केसेस में विफाक की नुमाइंदगी की है और इस वक्त उनके खिलाफ तोशाखाना समेत दीगर केसेस हैं जो कि चल रहे हैं, तेजी आ गई है इनफैक्ट उसमें। अब कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो चाहती है, इत्तेहादी हुकूमत इनफैक्ट, कि पीटीआई चेयरमैन को इलेक्शन से पहले नाअहल करवाया जाए। तो सर आप समझते हैं कि इन केसेस में इतनी जान है और ये ऐसे केसेस हैं कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे? देखें, किसी के चाहने से कि फलाना नाअहल हो जाए, फलाना ना हो जाए, इस तरह नहीं होता। जो कोर्ट्स है ना, हमें कोर्ट्स पे थोड़ा सा अगर बिलीव करें कि हम उस पर ट्रस्ट करें कि पब्लिक उनको ट्रस्ट हो के, तो अगर केस आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर अगर कोर्ट की जो सजा होती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर आगे अपील का फोरम में आप जा सकते हैं। तो इन्होंने ये वाला समरी ट्रायल था इनका, देखें मैं तो कहता हूँ अगर ये इनके बकौल लेट प्रिज्यूम कर लेते हैं केस के अंदर जान नहीं है, तो कोर्ट को फेस करें, डोंट डिले द मैटर, और इसके अंदर आप जो भी होती है, कन्वेक्शन होती है, एक्विटल होती है, वो हो जाएगी, फारग हो जाएंगे। बजाय इससे कि आप एक समरी ट्रायल है, इलेक्शन कमीशन ने सारी एविडेंस रिकॉर्ड की हुई है। सर ये आप तजिया दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं, नाअहल हो जाएंगे ऐसे केसेस नहीं? देखिए, अगर उनको इम्प्रिजनमेंट होती है तो वो ऑटोमेटिकली नाअहल हो जाएंगे। ठीक है, उनको अगर सजा होती है। केसेस में इतनी जान है, केसेस में करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है ना, उन्होंने कहा जी आपने ये डिक्लेयर नहीं किया है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ इनकम जो है नेट टैली नहीं कर रही, ये 2+2 4 का केस है। अगर मैं सपोज करता हूँ ना कि मैं उस केस में वकील नहीं हूँ, ना ही मैंने वो केस देखा है, लेकिन जो अपेरेंटली मैं आपको लीगल ओपिनियन दे सकता हूँ, अगर एक्यूज समझता है कि मेरे खिलाफ केस नहीं है, तो फिर तो जल्दी खत्म होना चाहिए ना केस, उसके मतलब खत्म होना चाहिए ना। रोज तोशा खाना वो एक एप्लीकेशन जाती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है, फिर रिमांड होता है केस, फिर वो आपने कभी कोर्ट पे नोटिस कर देते हैं, कभी कहते हैं ठीक है जी फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जो भी स्टैंड लेना आप एक ही स्टैंड लें और इसको आगे कोर्ट के प्रोसेस को चलने दें, चाहे वो इधर होता है या उधर होता है, दोनों तरफ से इधर एक्विटल होती है, कन्वेक्शन होती है, तो उसको आगे जरा चलाना चाहिए केस। ठीक, आपके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि इस तरह नहीं हो सकता? देखिए, पार्टी का एक सेक्रेटेरिएट है वहाँ के, जो आपको इलेक्शन कराते हैं पार्टी के अंदर, वो आपको सिंबल मिला हुआ है, पार्टी के प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जदून साहब साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ कवर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो कल पेट्रोल प्राइस उसमें कमी हुई है, हालांकि सोचा ये जा रहा था कि IMF के साथ अब मुआहदा हो गया तो चीज़ों के प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन जरा महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर आने वालों ने क्या किया है मुल्क में पिछले 1 साल में, उस पर बात करते हैं डिटेल में ब्रेक के बाद। Has increased gas prices twice. It has increased petrol prices. It has increased electricity prices. जिस रफ्तार से महंगाई की सुनामी आई है, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं है। तो मुझे बड़ी तकलीफ है कि हर रोज महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं सड़कों के ऊपर और गलियों में बातें हो रही हैं, लोग बददुआएं दे रहे हैं हुकूमत को। इमरान खान ने अवाम को आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, रोटी लेने के काबिल नहीं छोड़ा। 3 साल में मुल्क का मईशत का जनाजा निकाल दिया। करोड़ों अफराद को एक वक्त की रोटी से महरूम कर दिया। महंगाई माश होगा, इनको मक्खी की तरह उंगली में पकड़कर इख्तियार से बाहर किया जाए। वेलकम बैक वंस अगेन जी। PDM इत्तेहाद ने महंगाई मुकानी थी या बढ़ानी थी, ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि जो महंगाई कम करने आए थे उन्होंने तमाम ही रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। डॉलर ने पहली बार ट्रिपल सेंचुरी की है। पेट्रोल भी पहली बार 250 से ज़्यादा हुआ। आलमी मंडी में कमी के बावजूद डॉलर महंगा होने की वजह से आवाम को पेट्रोल महंगा मिल रहा है। लेकिन इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है,
सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की असल कीमत 161 रुपए जबकि डीजल की 166 रुपए बनती है, लेकिन पेट्रोल पर 91.36 पैसे और डीजल पर 87.49 पैसे फी लीटर मजमूई टैक्स लिया जा रहा है। यही टैक्स दिसंबर 2021 यानी तहरीके इंसाफ दौर में पेट्रोल पर फी लीटर 27 रुपए वसूल किया जा रहा था और इससे पहले मार्च 2018 यानी मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में 1 लीटर पेट्रोल पर टैक्स 21 रुपए था। मौजूदा हुकूमत के रिकॉर्ड्स की फहरिस्त वसी है। आटा भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, फी किलो 170 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि चीनी आज 150 रुपए फी किलो की तारीखी बुलंदी पर पहुंच चुकी है। बिजली भी मजीद महंगी कर दी गई है, जिसका 1 यूनिट मजमूई तौर पर अब 50 रुपए तक का पड़ेगा और अब हुकूमत गैस भी महंगी करने जा रही है, क्योंकि IMF से वादा जो किया है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के दौर इक़्तिदार में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के सबब गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान 12,21,000 नौजवान रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क जा चुके हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2023 यानी रवा माह आलमी सतह पर रिकॉर्ड की गई महंगाई की शरह में पाकिस्तान दुनिया भर में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है और ये सब हुकूमत के जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि IMF की शराइत के बाद महंगाई कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। IMF हैं, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, सर्कुलर डेट्स कम करने हैं, ये तमाम और दूसरे जो लवाजमात हैं उसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी। अब नाज़रीन, ये वही PDM और इत्तेहादी हैं जो तहरीक इंसाफ हुकूमत को IMF के सामने सरेंडर करने, मुल्क गिरवी रखने और मुल्की खुद मुख्तारी पर सौदेबाजी के इल्जामात लगाया करते थे। इस वक्त इस मुल्क का गरीब अवाम ये हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज अब इस PTIMF डील को फाड़ दे। इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं कि ये मुल्क जो है इसकी सरेंडर करके मालियाती अदारों को इस मुल्क को कॉलोनी बना दिया जाए। खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना करें। PTIMF डील है, ये अवाम दुश्मन डील है। मुआहदे के तहत कितने टैक्सों का बोझ पड़ेगा, कितनी महंगाई आएगी, ग्रोथ रेट कितनी स्लो होगी। वो हुकूमत जो कहती थी कि हम IMF से कर्जा लेने की बजाय खुदकशी करेंगे, वो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को खुदकशी के रास्ते पे क्यों धकेल रहे हैं। अब सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, आज जो वज़ीर आज़म है ना यानी शहबाज शरीफ साहब, वो जब असेंबली में बतौर अपोजिशन लीडर थे तो उस वक्त वो तहरीक इंसाफ हुकूमत को IMF को खैर बात कहने के सुनहरे मशवरे भी दिया करते थे। ये 180 अरब रुपए IMF से लेने के लिए तरले कर रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत हो, एक जज्बा हो, शौक हो, कमिटमेंट हो, तो फिर ये इस हाउस में खड़े होके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहेंगे आए, ये हम $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शरायत एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। तो शायद ऐसी तकारीर ऑपोजिशन के लिए ही होती हैं, अमल के लिए नहीं होती। ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं ऑनलाइन फ्रॉड पर बात कर। वेलकम बैक वंस अगेन जी। फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इन सब में एक चीज़ बड़ी मुश्तरक है जो आपको हर जगह नजर आएगी, वो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस के इश्तिहारात हैं। चंद दिन पहले ये बड़ा स्कैंडल उस वक्त मंजर आम पर आया जब रावलपिंडी के मसूद ने ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के मुलाजमीन के तंग करने पर मौत को गले लगा लिया था, जिसके बाद हुकूमत ख्वाबे गफलत से जागी। FIA ने फुर्तियां दिखाई, ताबड़तोड़ एक्शन किए, मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया, कंपनीज के दफातर को सील किया गया, बड़ी तादाद में दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और सिम्स भी बरामद की गई। दौरान तफ्तीश सामने ये बात आई कि ऑनलाइन ऐप चलाने वाले पहले शहरियों को फंसाकर कर्ज देते हैं और फिर मुकर्ररा तारीख ख़त्म होने से पहले ही वापसी का तकाजा शुरू कर देते हैं। उनके एजेंट्स कर्ज अदा न करने पर शहरियों को धमकियां देते हैं, जाती डाटा और फैमिली की तस्वीर लीक करने का कहकर डराते हैं, बहन भाइयों और रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, जहनी टॉर्चर करते हैं। FIA ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से भी गैर कानूनी लोन एप्लीकेशंस के हवाले से मालूमात मांग ली है। कई मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या मालिकान पर भी हाथ डाला जाएगा? इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे अब्दुल रऊफ साहब एडिशनल डायरेक्टर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। सबसे पहले सर ये कहिएगा, मसूद की खुदकुशी के बाद FIA की जानिब से बड़ी फुर्तियां दिखाई गई हैं, कितने गिरफ्तार किए गए हैं लोग अभी तक,
क्या उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सका है जो मसूद को बराह रास्त धमकाने और इतना धमकाया कि खुदकुशी तक ले गए? अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी तक जो है ना 9 एक्यूज पर्सन है जिनको अरेस्ट किया है, उन पे FIR है और 4 दिन का रिमांड है। और उसमें से 2 ऐसे बंदे हैं जिनके कॉल लॉग्स निकले हैं कि जो उसको कॉल कर रहे थे, थ्रेट कर रहे थे। तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन अभी प्राइमरी है स्टेज पे, तो इंशाल्लाह इसको हम लेके जा रहे हैं, इसकी कनेक्टिविटी सारी निकालेंगे कौन ऑर्डर कर रहा था। रऊफ साहब, ये भी खबरें थी कि ये जो एप्लीकेशंस थी ये जाती डाटा लोगों का गैर कानूनी तौर पर हासिल कर रही थी और उसी के जरिए कर्जदारों को ब्लैकमेल कर रही थी। तो इस हवाले से भी बताइएगा अब तक क्या सामने आया और इस पर क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? इसमें है कुछ जो कंपनीज थी जो रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी उसमें भी डाटा जो है ना वो जो है इनका कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी वगैरह जा रही थी। तो वो हम टेकअप करेंगे इसको PTA के साथ भी, SCCP के साथ भी, और जो इसमें जो भी रेगुलेटर आते हैं तो उनको बताएंगे कि ये देखें ये चीज़ें बहुत बड़ी हो रही हैं। तो इनको ये नहीं होनी चाहिए थी चीज़ें जो कि आपको चेक करनी चाहिए थी एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले गूगल ऐप पे इसको जितनी भी है एंड्रॉयड ऐप जो गूगल प्ले पे आती है तो सारी चेक करके फिर उसको आगे करना चाहिए थे प्रॉपर। तो इसमें हम देखेंगे जो लीगल एक्शन बनता है हम इस पे करेंगे और अपने IFC के साथ टेकअप करेंगे और जो प्रॉपर डिपार्टमेंट उनको लिखेंगे कि इनको ब्लॉक करो। रऊफ साहब, अब अभी तक जितने लोगों को 9 लोगों के बारे में आप बता रहे हैं इनको गिरफ्तार किया है, तो इनसे मालूमात अब तक क्या मिली है? इनका टारगेट क्या होता था, किस तरह से काम करते थे, रोजाना की बुनियाद पर कितनी कॉल्स करते थे? इसमें ये इन्होंने अपने ना डिफरेंट छोटे ना कैबन्स या डिपार्टमेंट बनाए हुए थे, जैसे D1 था, D2 था, S1 था, S2 था और S3 था। इसमें ये होता था D1 ये होता था कि ड्यू डेट जो होता है ना रिमाइंडर बिफोर एक बंदा देता था, और अगले जो D0 था जब बिल्कुल खत्म हो जाता था उस दिन वो कहता था कि आप फौरी तौर पे अपना ना लोन पे करें। फिर 4 दिन के बाद वो S1 आ जाता था, फिर इसी तरह 3-4 दिन और गुजरने के बाद S2 आ जाता, फिर S3 आ जाता था। जिनका कैबन था वो थ्रेट करता था, ब्लैकमेलिंग और जो उनकी पिक्चर वगैरह जो गैलरी से लेके वो सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं या इनके जो कॉन्टेक्ट हैं उनको जो भेजता था। तो इनिशियली फिलहाल इनसे यही चल रहा है और इनको डायरेक्शन जो इनके ऊपर से जो ऑपरेशन मैनेजर वगैरह और जो जितने भी थे ना वो इनसे देते थे। अब हम उन्हीं की तरफ लगे हुए हैं ताकि उनसे ये हम उनको, क्योंकि FIR में तो हमने रखा हुआ उनको, तो हम उनको फिर उनके जो रोल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि डायरेक्शंस कौन पास करते हैं। जो कॉल सेंटर टाइप लोग वहाँ बैठ के ये कॉल्स करते हैं और जो चीज़ें को यूटिलाइज करते हुए लोगों को थ्रेट करते थे और क्योंकि इनको ऑर्डर तो ऊपर से होता था। ऑब्वियसली इस वक्त जितनी भी आप एप्लीकेशंस देखें तो वो सबसे पहले आपके कैमरा का एक्सेस मांगते हैं, सबसे पहले आपके गैलरी का एक्सेस मांग रहे होते हैं। सर मुझे बताइए कि इस वक्त मुल्क में कितनी एप्लीकेशंस हैं जो ये काम कर रही हैं और इसमें से लीगल कितनी है, इलीगल कितनी है? लीगल्स का तो जो हमने SCCP से चेक किया है वो 9 है। तो जो उसके बगैर 100 के करीब बताया जा रहा है कि जो है इलीगल ऐप्स हैं क्योंकि गूगल एडवर्टाइजमेंट करती है और वहीं से लोग क्लिक करते हैं और साथ ही वो अपना सारी चीजें शेयरिंग हो जाती हैं और कर्जा भी साथ ही हो जाता है, उसके साथ ओके हो जाता है कि वो आपने इतना कर्जा ले लिया, ऑटो ही कर देता है वो सारी चीजें। सजाओं के बारे में भी बताइएगा, अगर जो गिरफ्तार मुल्जिमान है उन पर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर उनको किस किस्म की कितनी सजाएं हो सकती हैं? तकरीबन इनको 7 years प्लस कन्विक्शन होगी कोर्ट ऑफ लॉ से। तो इनको हम तो पूरा इसमें एविडेंस के साथ चलेंगे, इनके जो भी सेक्शन ऑफ लॉ इसमें लगे हैं, तो ताकि ये इनकी बेल आउट ना हो सके हम सबसे पहले ट्राई करेंगे इनकी बेल ना हो कोर्ट से, और ये आगे इसके बाद सेशन में जाएं, सेशन से भी ना हो फिर सुप्रीम कोर्ट बचती है, हाई कोर्ट है, तो वो कोशिश करेंगे इनकी बेल ना हो, ये अंदर रहें और इनका बाकायदा ट्रायल हो सख्त किस्म का। सर ऐसी ऐप्स के खिलाफ रऊफ साहब ये पहली दफा कार्रवाई हो रही है या इससे पहले भी क्रैकडाउन कर चुके हैं आप लोग? इससे पहले भी है, इस्लामाबाद में भी FIRs हैं तो कर रहे हैं हम काम, इंक्वायरीज हैं, इंक्वायरीज भी मेच्योर कर रहे हैं। उन इंक्वायरी में अभी मे भी हो सकता है कि यही ऐप यूज हुई हो जिनके थ्रू लोगों को थ्रेट किया जा रहा हो। अगर एक एप्लीकेशन इसमें आते हैं बाहर FIR में तो हम मीनवाइल वहीं से कोशिश करके इनको अरेस्ट कर लेंगे कोर्ट ऑफ लॉ से, कि जब जैसे इनको बेल मिलती है हम दूसरी FIR में इनको अंदर कर देंगे। हो सकता है ये हो, और मे भी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं उनके लोग भी आगे निकले। अगर रऊफ साहब ऐसी शिकायतें दी और अगर इसको बरवक्त केटर कर लिया जाता तो शायद ये मसूद की खुदकुशी का वाकया हमें नहीं मिलता। ये बताइए कितनी शिकायत हैं जो अब तक मिल चुकी हैं आप लोगों को?
तक जो मेरे पास है पिंडी में, तो मैंने चेक की थी, ओवरऑल भी चेक कर लेंगे। तो उसमें हमारे पास 6 इंक्वायरीज चल रही हैं और कुछ वेरिफिकेशन स्टेज पे हैं और हम एक FIR दे चुके हैं। मे भी एक आधी FIR और हो जाए एक आधे दिन में। तो इन्हीं रेट्स के चक्कर में हमें कुछ और भी एविडेंसेस मिले हैं किसी और कंपनी अगेंस्ट, तो फिर इंशाल्लाह उसको भी हम मैच्योर कर देंगे। रऊफ साहब, ये भी फरमाइए कि ये मसूद के केस के हवाले से अब तक क्या फाइंडिंग्स हो सकी हैं? अच्छा, मसूद का हमें डायरेक्शन IFCI मीडिया में जो खबर चली, तो हम मसूद के घर को विजिट किया, तो प्रॉपर उसके घर गए हमने और फातह खानी करने के बाद उनसे फिर हमने वो चीज़ें डिस्कस की। तो उनके जो भांजे थे मसूद के डिसीज के और उसके जो भाई थे, तो उन्होंने बताया कि इसने 12 से 13 हज़ार पहले कर्जा लिया था और फिर इसने वो कर्जा पे करने के लिए आगे दूसरी ऐप से और कर्जा ले लिया और इस तरह वो कर्जा आगे लेता गया और इसका कर्जा बढ़ता गया, क्योंकि इनके जो है ना रेशो है वो डिसाइडेड नहीं है, कहीं क्लियर नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो उसमें डेली बेसिस पे जो है वो बढ़ता गया। तो जो एज पर जो उन्होंने हमारे साथ कम्युनिकेट किया कि हम 6 लाख तक अभी तक दे चुके हैं इनको ना, और अभी भी उसका कर्जा रहता है कि उसने जो एक नोट लिख के रखा हुआ था, मैसेज था, उसमें कहता था कि 8 लाख के करीब और रहता है इसका कर्जा। अब ये इससे सारा चेक होगा कि इन्होंने कितनी ऐप से कितने पैसे लिए थे और इन्होंने सूद कितना डाला है इसमें ऊपर जो ऐप वालों ने। तो ये इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा। जब इसके मोबाइल की फोरेंसिक हो जाएगी तो सारी ऐप से हम डाटा भी लेंगे, वो बताएंगे हमें ये लीगल है या इलीगल है, SCCP को देने के देंगे और SCCP हमारे साथ शेयर करेगी। फिर हमें इसके CNIC भी पता चल जाएगा कि मसूद ने टोटल कर्जा कितना लिया और इस पे इन्होंने सूद कितना डाला। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। महंगाई इतनी है, हर कोई परेशान है, तो इस तरह की अगर कोई एप्लीकेशंस आपको दिखाई देती हैं, अगर कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, तो लोग चाहते हैं कि उसको फौरी तौर पर अवेल करें। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस अमर की भी है कि हुकूमत की जानिब से अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोगों को बताया जाए कि कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ से अगर आपको इतनी अशद ज़रूरत पड़ गई है कि आपको लोन लेना है, तो वो एटलीस्ट मामलात और हालात यहाँ तक ना पहुँच जाएं कि लोगों को खुदकुशियाँ करनी पड़ जाए। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। और जिस तरह से रऊफ साहब बता रहे हैं कि इससे पहले भी इनके पास ऐसी शिकायत मौसूल होती रही हैं, तो अगर उन शिकायत को बर वक्त कैटर कर लिया जाता, अगर उन शिकायत पर फौरी तौर पर कुछ किया जाता, तो शायद आज मसूद का ये वाक़या हमें देखने को नहीं मिलता। बहरहाल जी, वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह।